नेक्स्ट इट इज केवाईसी पॉलिसी। तो बैंक का जो प्राइमरी बिजनेस है वो रहता है कि रिगार्डिंग बैंक ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है एंड उन डिपॉजिट्स को फर्दर लेंडिंग करनी है एंड इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड इन पर्पसेस के कारण जो केवाईसी है, दैट इज नोइंग अ कस्टमर, जो है वो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू जो बैंक अपने बिजनेस को वो सही तरीके से चला पाएंगे। एंड जैसे जैसे जो बैंकिंग है वो एक्सपेंड करे, यानी कि जो नए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लाया गया है, नए ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो किसी भी पर्सन के साथ कस्टमर बिजनेस रिलेशनशिप में आने से पहले, यानी कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में आने से पहले किसी भी कस्टमर के लिए इंट्रोडक्शन जो कराना है वो जरूरी है। एंड इस चीज के लिए ये प्रैक्टिस बन गई थी कि इसी बेस पर जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। दो जो अब इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट है वो मैंडेटरी नहीं रह गया, लेकिन अभी भी फिर से बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए जब भी हम किसी नए अकाउंट को ओपन करते हैं, खास करके जहां पर हमने चेक फैसिलिटी देनी है। एंड अगर हम बोरोज की बात करते हैं तो वहां पर तो बैंक ने अपना पैसा देना है, तो वहां पर तो ड्यू डिलिजेंस की जो बात आती है वो बैंक करता ही है, यानी कि शुरू से ही बैंक जो रहा है बोरर को लेकर तो ड्यू डिलिजेंस की जाती है ताकि हम जो क्रेडिट रिस्क है उसको मिटिगेट कर सके, उसको खत्म कर सकें। नेक्स्ट इट इज प्रोपोजिशन ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल जो था वो गलत तरीके से करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को स्टडी कर रही थी, इसके साथ एंगेज थी इसकी स्टडी में, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को अपनाना चाहिए, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले उन्हें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को अपनाना चाहिए। तो ड्यू डिलिजेंस जो है उसे बैंक पहले किस में इस्तेमाल करते थे, जब क्रेडिट रिस्क होता था ना, उसे मिटिगेट करने के लिए, उसे असेस करने के लिए ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब उस ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म और फाइनेंसिंग एंड या फिर जो दूसरे प्रेडिकेट जो फ्रॉड रिस्क हैं उन्हें रोकने के लिए, उनको असेस करने के लिए ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। एंड जो नेचर रहेगी ड्यू डिलिजेंस की वो इसके मामले में डिफरेंट रहेगी, क्योंकि यहां पर हमने अब पूरे के पूरे जो कस्टमर बेस है बैंक का उनको कवर अप करना है। तो जैसा कि डिस्कस किया गया था जो वियना कन्वेंशन थी 1988 में, तो एफएटीएफ को फॉर्म किया गया था वहां पर, ठीक है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को यहां पर फॉर्म किया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ले सकें। एंड 1990 में एफएटीएफ ने अपनी 40 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। एंड 2001 में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने अपनी डिटेल्ड गाइडलाइंस पेश की ऑन द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई बाय द बीसीबीएस ओवर द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो एक चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि केवाईसी का मतलब ये नहीं कि हम कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। केवाईसी का प्रोसेस सिर्फ इतना है कि जो अनडिजायरेबल कस्टमर्स हैं हमने उन्हें ट्रांजैक्ट आउट करना है, बाहर निकालना है, एंड जो गुड वंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो केवाईसी प्रोसेस सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो सेफली चलते रहे एंड वो उनके क्लाइंट्स की हेल्प के लिए रहे, एंड बैंक पर्सनल्स का जो बिजनेस है, यानी कि बैंक के एम्प्लॉय जो बिजनेस कर रहे हैं वो कंफर्ट के साथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सर्विसेज को इंपार्ट कर पाए। नेक्स्ट इट इज नीड फॉर द केवाईसी पॉलिसी। तो जो बैंक के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि जो बैंक का कर्तव्य है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, वो बहुत ज्यादा भारी भरकम है एंड एंटरप्राइज वाइड इनकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। एंड ताकि इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट कर पाए केवाईसी एएमएल की गाइडलाइंस को, तो ये चीज जरूरी बन जाती है कि अगर बैंक के पास कोई इंटरनल गाइडलाइन होगी इसके रिगार्ड में, यानी कि केवाईसी के रिगार्ड में, एएमएल के रिगार्ड में, तभी जो बैंक है इफेक्टिवली केवाईसी एएमएल की गाइडलाइंस को जो कि पीएमएलए में दी गई है उनको इंप्लीमेंट कर पाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर बैंक्स को एडवाइज किया है कि वो अपनी केवाईसी पॉलिसी को फ्रेम करें, एंड ऐसी जो केवाईसी पॉलिसी रहेगी दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। सो केवाईसी पॉलिसी जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाकर देगी बैंक को, जिसके तहत उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोसेसेस हैं वो डिजाइन होंगे, एंड जो ये केवाईसी पॉलिसी रहेगी ये इन लाइन रहेगी विद द केवाईसी एएमएल मेजर्स एज पर द पीएमएल। तो अपने आप ही जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो प्रोसेसेस होंगे वो फिट बैठ जाएंगे केवाईसी एएमएल रिक्वायरमेंट्स में। अब क्योंकि जो केवाईसी एएमएल आपने मेजर्स लेनी है बैंक लेवल पर, इंटरनल लेवल पर जो मेजर्स लेनी है, वो इंडिविजुअल जो बैंक केवाईसी एएमएल की पॉलिसी बनाएंगे उसका इफेक्ट जो है
इंटरनेशनल लेवल पर जो केवाईसी एएमएल की हमने मेजर्स को फुलफिल करना उसके ऊपर पड़ेगा। सो यही कारण है कि जो केवाईसी पॉलिसी है डेट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। नेक्स्ट इट इज पीरियोडिकल रिव्यू। अब इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं या एजेंसीज हैं वो टाइम टू टाइम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर कॉम्बैटिंग अगेंस्ट द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए जो काउंटर मेजर्स हैं, यानी कि इनको रोकने के लिए जो मेजर्स ली जा रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को रोकने के लिए जो मेजर्स ली जा रही हैं, उनको कंटिन्यूसली जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ये रिव्यू करती रहती हैं एंड उनमें तब्दीली लाती रहती हैं, कुछ ना कुछ जो चेंजेस वो लाती रहती हैं। ठीक है, तो इन चेंजेस को देखते हुए एंड फर्दर जो स्टेट हमारी कंट्री में है, यानी कि जो इंसिडेंट्स हमारी कंट्री में हो रहे रिगार्डिंग दी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म और फाइनेंसिंग, इनको देखते हुए जो रेगुलेटर है यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। इसमें चेंजेस होने जरूरी हैं ताकि हम उनके इन लाइन हो सकें। ठीक है, तो इनके तहत जो अमेंडमेंट्स हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी की जा रही हैं, पीएमएलआर यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो रूल्स हैं उनमें भी की जा रही हैं, ताकि हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो हैं या फिर जो ऑब्जर्वेशंस की जा रही हैं एफएटीएफ के द्वारा, जो असेसमेंट्स दी जा रही है, जो रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, उनके साथ हम अलाइन कर पाएं। तो ये अमेंडमेंट्स यहाँ पर उस चीज को अलाइन करने के लिए की जा रही हैं। सो बैंक्स को भी टाइम टू टाइम अपनी केवाईसी पॉलिसी का रिव्यू करना पड़ेगा। सो ये जो रिव्यू होना चाहिए ये पीरियोडिक होना चाहिए एंड कम से कम साल में एक बार होना चाहिए।